नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में सीजी टेट एग्जाम हुआ था ना, छत्तीसगढ़ जो पात्रता परीक्षा होती है वो हुआ था छत्तीसगढ़ का। और उसका पेपर मेरे पास आया और बच्चों के द्वारा कमेंट से भी आए कि सर ये पेपर जो आया था वो काफी कठिन आया था। जो स्तर उनका था, चाहे वो बाल विकास हो, पर्यावरण हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हो, मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। और उस पेपर को जब मैंने देखा तो मुझे नहीं लगा कि ज्यादा टफ था पेपर, है ना। बहुत सरल तो नहीं कह सकते, मॉडरेट आप कह सकते हैं कि मॉडरेट प्रकार का पेपर आपके सीजे टेट में पूछा गया था। उस पेपर को जब मैं देख रहा था तो मुझे ध्यान आया कि मुझे क्यों नहीं ये बच्चों को, सीटेट वाले बच्चों को ये पेपर दिखाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भैया ये पेपर तो मात्र 20 से 30% ही आया है। यदि सीटेट का पेपर आप दे रहे हैं तो इसे मात्र 20 से 30% मान के चलिए इस पेपर को, है ना। क्योंकि इससे और बेहतर आ सकता है। यहाँ पर देखिए मैंने कठिन नहीं रखा है, बेहतर रखा है, क्योंकि उसे आप कठिन नहीं कह सकते। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए कोई सा भी पेपर कठिन नहीं होता है। कठिन किसके लिए होता है? जो मेहनत नहीं करते, जो पढ़ाई नहीं करते, उनके लिए कठिन होता है। हाँ, बेहतर कह सकते हैं कि जो इस बार का पेपर था वो पिछला जो पेपर हुआ था उससे कहीं अच्छा आया था, बेहतर आया था, है ना। यानी कि यदि हम सीजी टेट पेपर की बात करें तो उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर पेपर आने वाला है आपका सीटेट एग्जाम का। तो तैयारी आपको बहुत अच्छी रखना है। यदि आप इस पेपर में यानी कि बाल विकास के आपको 30 प्रश्न दिए जाएंगे और इसमें यदि आप 25 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा इतना टफ पेपर नहीं था, है ना। जो मैं क्या कहा अभी मैंने आपको, जो मेहनत करेंगे उनको पेपर टफ नहीं लगेगा, यानी कठिन नहीं लगेगा। किसको लगेगा? जो पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, सिर्फ प्रश्न पढ़ रहा है, विकल्प पढ़ रहा है और आंसर देके बस टेस्ट वगैरह शुरू से ही लगा रहा है, डीपली पढ़ा नहीं है ना, उनको ये पेपर कठिन लग सकता है। लेकिन जो प्रश्न के साथ साथ उसको समझ भी रहा है ना, उसको उसकी व्याख्या को भी समझ रहा है अच्छे से, उसका पाठ भी अच्छे से पढ़ रहा है ना, उसकी व्याख्या डीपली पढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये पेपर काफी आसान लगेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या उसको नहीं होगी। तो बाल विकास के 30 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और व्याख्या भी आपको दी जाएगी उसकी। हर एक प्रश्न को समझाया भी जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको 25 नंबर यदि आप प्राप्त करते हैं सीटेट एग्जाम में तो कहीं ना कहीं अच्छे अंक आप प्राप्त कर लेंगे बाल विकास में, है ना। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीजी टेट एग्जाम 2026 में जो पेपर हुआ था हाल ही में 1 फरवरी को, है ना, उसका ये पेपर है और उसी को हम हल करेंगे, देखेंगे। यदि जिसका सीजी टेट का पेपर है वो भी अपना मिलान कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रश्न एक्यूरेट दिए गए हैं, आपको समझाया जाएगा क्यों है ये आंसर सही, है ना, वो भी आपको बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, अधिकतर आप देखेंगे इस प्रश्न में तो वैज्ञानिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, है ना, और पूछे ही जाते हैं हर टेट एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि मेस्लो के अनुसार निम्नांकित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। मेस्लो के अनुसार, मेस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, जो कि सभी को पता होना चाहिए, है ना। उनके द्वारा इसमें 5 प्रकार के प्रकार बताए गए, क्रम बताए गए हैं, है ना। क्रम के अनुसार आवश्यकता के बारे में बताया गया है, तो सही क्रम कौन सा है ना। इनके में कहने का मतलब है कि आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है उसके 5 प्रकार इनके द्वारा बताए गए। कुछ शायद कुछ गलत बोल दिया हो तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए। उनको आपको किस में रखना है? क्रम में रखना है। 5 प्रकार बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा पहला क्रम है, दूसरा क्रम है, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपने पिरामिड देखा होगा, उस पिरामिड की बात की जा रही है कि भैया पहले नंबर पे कौन सा है, फिर दूसरे पे कौन सा है, फिर तीसरे पे कौन सा, फिर चौथे पे कौन सा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना था। तो पहले नंबर पर क्या था भैया? सुरक्षा और आवश्यकता था। क्या? जैविक एवं शारीरिक आवश्यकता, अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता, आत्मबोध की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता। और ये कूट में आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही होगा। आप इसका आंसर फटाफट दीजिए, क्या होगा सही क्रम मेस्लो के अनुसार। जब तक मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया है भैया? आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। कब दिया है? सन तो वैसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद कर लीजिएगा, 1943। ठीक। इनका क्या मानना था भैया कि जो मानव व्यवहार होता है, जो मानव का व्यवहार होता है वो एक श्रृंखला में व्यवस्थित आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित किया जाता है कि क्या क्या आवश्यकता होती है एक मनुष्य को अपने व्यवहार के लिए, है ना। तो इनके द्वारा 5 प्रकार बताए गए थे। वो किस क्रम में बताए गए थे वो आपको बताना है। एक और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि भैया मेस्लो द्वारा जो सबसे निम्न स्तर कौन सा है, सबसे उच्च स्तर कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया कि मेस्लो के अनुसार जो सही क्रम बताया गया है व्यवहार का, उसमें सबसे निचला क्रम कौन सा बताया है? सबसे निचला स्तर बताया गया है इनके द्वारा शारीरिक आवश्यकताएं। क्या बताएगा भैया? शारीरिक आवश्यकताएं, है ना, ये यहां पर लिखा हुआ है। ये सबसे निचला स्तर इनके द्वारा बताया गया है ना। तो पहले नंबर पर क्या आएगा आपका?
शारीरिक आवश्यकताएं, जो कि सबसे निचला और सबसे महत्वपूर्ण स्तर इनके द्वारा बताया गया है। तो ये हो जाएगा आपका पहला, है ना। दूसरे नंबर पर इनके द्वारा बताया गया है सुरक्षा आवश्यकता। यहां पर क्या आ जाएगा आपका, सुरक्षा की आवश्यकता आ जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पर आ गया, है ना। आराम से बताऊंगा, इत्मीनान से समझिएगा, है ना, क्योंकि पेपर अच्छा था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सरल था, मॉडरेट आप इस पेपर को मान सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आएगा सुरक्षा आवश्यकता। तीसरे नंबर पर इनका कहना था कि अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता, यानी कि तीसरे नंबर पर आ जाएगा अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता। चौथे नंबर पर इनका कहना था सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता कहां पर, पांचवें नंबर पर, चौथे पर जाएगा। और लास्ट में जो आएगा वो आत्मबोध हो जाएगा, जो कि सबसे उच्च स्तर इनके द्वारा माना गया। उच्च स्तरीय रहा आपका और निम्न स्तरीय रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्तर माना है ये आपका। क्यों माना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए भैया, क्या लगती है उसको, भूख लगती, प्यास लगती, नींद चाहिए उसको, यौन संबंध उसको चाहिए। तो ये जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तो ये शारीरिक आवश्यकता, यानी कि जो जैविक एवं शारीरिक आवश्यकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये पिरामिड का सबसे निचला और सबसे महत्वपूर्ण स्तर माना है मेस्लो द्वारा। उसके बाद जब हमारा पेट भर जाएगा तो उसके बाद घर और सुरक्षा हमें चाहिए। तो दूसरा स्तर कौन सा माना इनके द्वारा, सुरक्षा और आवश्यकता का सिद्धांत, सुरक्षा आवश्यकताएं मानी इनके द्वारा। तीसरे नंबर पर जब हमें सुरक्षा मिल गई तो सुरक्षा मिलने पर हमें दोस्त और परिवार का प्यार चाहिए। तो उसका मतलब है कि अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता होगी आपको। उसके बाद में जब हमें सुरक्षा मिलने पर दोस्त और परिवार का प्यार चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए यार, फिर हमें समाज में एक इज्जत चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, सम्मान की आवश्यकता आ जाएगी। ये सारी चीजें जब हमें मिल जाएगी, उसके बाद में इंसान अपनी पूरी क्षमता को पहचानेगा और काम करेगा, है ना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, आत्मबोध हो जाएगा। और ये इनके द्वारा उच्च स्तर माना गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें नंबर पे। तो क्रम वाइज आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दूं, तो यदि एक बच्चा भूखा है और उसे आप पढ़ाई या फिर इज्जत के बारे में बात करेंगे तो उसका मन वहां नहीं लगेगा। उसका मन क्या लगेगा, भैया मुझे भूख लगी, पहले मुझे भोजन दो। तो एक भूखा बच्चा पढ़ाई या इज्जत के बारे में नहीं सोच सकता। उसे पहले क्या चाहिए भैया, खाना चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, फिर उसे अपनेपन का प्यार चाहिए, फिर समाज में इज्जत चाहिए, और फिर पूरी क्षमता से वो काम करेगा, अपनी पहचान बनाएगा, है ना। ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है मेस्लो ने, जो कि मैंने सबसे आसान भाषा में आपको बता दी। तो इसके हिसाब से सही आंसर कौन सा हो जाएगा भैया आपका, सही आंसर कौन सा होगा, पहले नंबर पर आपका एल हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका के हो जाएगा, तीसरे पे आपका एम हो जाएगा, चौथे पे आपका ओ हो जाएगा और पांचवें पे आपका एन हो जाएगा। इसका मतलब पहला वाला विकल्प ही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, है ना। आराम से इत्मीनान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए, ये चित्र भी मैंने आपको बताया है, चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। सबसे निचला स्तर कौन सा है, शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा आवश्यकता है, फिर प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, ये मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। फिर सम्मान की, फिर आत्मसिद्धि, ये निचला स्तर है और ये उच्च स्तर है। ये भी सीधा सीधा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। ये पिरामिड द्वारा, मेस्लो द्वारा समझाया गया था, है ना। इसी के हिसाब से मेस्लो के जो 5 आवश्यकता के सिद्धांत है वो इसी के माध्यम से बताए गए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 5 प्रकार। अब दूसरा प्रश्न थॉर्नडाइक से संबंधित आया था और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसके आधार पर सम्मिलित आपको करना है। इनके अनुसार प्रयास एवं त्रुटि में एक मुख्य नियम बताया गया इनके द्वारा, एक बताया गया गौण नियम, है ना। ये तो पता होगा आपका। मुख्य नियम 3 बताए गए हैं और गौण नियम कितने बताए गए, 5। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है भैया, यहाँ पर मुख्य नियम के बारे में बात की जा रही है। तो 3 नियम बताए, एक चित्र यहाँ पर भी मैंने बताया है, लगाया है, उसके हिसाब से समझा दूंगा। जो यहाँ पर समझाने लायक होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले हम देख लेते हैं भाई कॉलम फर्स्ट में क्या लिखा है और कॉलम सेकंड में क्या लिखा है। जैसे कि मैंने बताया मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। बिल्कुल तीनों बिल्कुल क्लियर है। क्या लक्षण है इसके, ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर गौण नियम आपको 5 बताए हैं, वो कौन कौन से होंगे भैया, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम जिसे रुचि का नियम भी कहते हैं, सादृश्यता का नियम जिसे पूर्व अनुभव का नियम भी कहते हैं, 5वां है साहचर्य रूपांतरण का नियम। ये 5 गौण नियम बताए गए हैं किसके द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। ये यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रश्न की ओर कि भैया क्या कहना चाह रहा, सॉरी एक छठा भी यहाँ पर चौथा दे रखा बहु अनुक्रिया का नियम, है ना। ये शायद मैं देखना भूल गया। और ये कौन सा है, ये गौण नियम है ना, ये शायद मैंने देखा नहीं था, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो मुख्य नियम आपने कितने बता दिए, यहाँ पर ये मुख्य नियम है और एक जो चौथा नियम, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका गौण नियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये अवस्थाएं बता दी गई है। अब इसके लक्षण आपको बताने हैं और ये एक तरह से सही जोड़ी है, इसको मिलान करना है और आंसर पुट में देना है।
तो क्या हो जाएगा भाई, तत्परता का नियम क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होगा कि भैया आधुनिक शैक्षणिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, ये पता है कि नहीं भैया, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, एनिमल इंटेलिजेंस, कब लिखी गई थी, 1898 में। सीखने के नियमों को प्रतिपादित किया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। मुख्य नियम 3 प्रकार के, गौण नियम 5 प्रकार के, है ना। कौन सी पुस्तक में, एनिमल इंटेलिजेंस में। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा सिद्धांत दिया है इनके द्वारा, प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया है। और प्रयोग के बारे में भी पूछा जाता, भैया प्रयोग किस पर किया था, याद रखिएगा बिल्ली पर किया था। किसके द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा, भूखी बिल्ली पर। याद है आपको, चित्र मैंने रखा है, उस पर आप आसानी से देख सकेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा दूंगा, आगे हम बढ़ेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर तत्परता का नियम बताएगा। क्या है तत्परता का नियम भैया, क्या कहता है, जब मन और शरीर तैयार हो जाए तभी पढ़ाई अच्छी होती है। यानी कि जब हम तत्पर हो जाए कि मुझे ये करना है, जब हमारा मन लग जाए किसी कार्य में, उसे कहते हैं तत्परता का नियम। कहां पर है भैया ये तत्परता का नियम, कहां पर है, देखिए सही से। तो आप देखेंगे जब बच्चा किसी कार्य के लिए तैयार हो जाए तो जल्दी सीखता है, यानी कि उसे उसकी ललक होनी चाहिए, तत्पर होना चाहिए उस काम के लिए। तो पहले का क्या हो जाएगा आपका, यहां पर लिख देता हूं मैं, दूसरा हो जाएगा, ठीक, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है भैया, कि बार बार करने से चीजें पक्की याद हो जाती है। करत करत अभ्यास का आपने सुना है वो, हाँ बस वही है। तो यहां पर दूसरे का क्या हो जाएगा भैया, किसी कार्य को दोहराने से अधिगम स्थायी हो जाता है। आप जितनी बार उसे देखेंगे पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा, जितनी बार आप दोहराएंगे उसको, है ना। यहाँ पर रटन विद्या आप नहीं कह सकते इसको, दोहराएंगे याद करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, यानी कि स्थायी ज्ञान हो जाएगा वो। तो यहाँ पर दूसरे का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है भैया, अगर काम का नतीजा अच्छा यानी कि संतोषजनक निकले तो हम उसे दोबारा करते हैं। यानी कोई चीज हमने करी, वो हमें अच्छी लगी, उसका रिजल्ट अच्छा लगा, तो हम उसे दोबारा करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, संतोषजनक परिणाम से सीखना सुदृढ़ होता है। तो ये हो जाएगा प्रभाव का नियम। तो तीसरे का क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा। और बहु अनुक्रिया का नियम, जो कि गुण नियम के अंतर्गत आता है, इसका क्या हो जाएगा भैया, जैसे कि जब हम फंस जाते हैं तो कई अलग अलग तरीके अपनाते हैं जब तक उसका हल ना मिल जाए। यानी कि नई समस्या आने पर व्यक्ति तब तक प्रतिक्रियाएं करता है जब तक कि वो सफल ना हो जाए। ये कौन सा नियम हो जाएगा भैया, बहु अनुक्रिया का नियम हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। ये आ जाएगा आपका चौथे में पांचवा, सॉरी चौथे में तीसरा आ जाएगा, है ना। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहां पर है भैया, थोड़ा देखना, 2 1 4 3, हाँ ये फोर्थ वाले विकल्प में है। और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी भी बता देता हूं कि आपको ये पांचों के बारे में नहीं पता है, मात्र एक के बारे में पता है या 2 के बारे में पता है, तो उससे ही आप इन पांचों के बारे में पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, एक प्रश्न आएगा उसके बारे में बताऊंगा। फिर भी एक थोड़ा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जैसे कि आपको तत्परता के सबको बच्चे को अभ्यास के नियम के बारे में बता होगा, भाई दोहराने से अधिगम स्थायी हो जाता है किसी कार्य को। तो आपने यदि ये देख लिया कि बी का पहला आंसर है, तो आप इन चारों विकल्पों में आ जाइए। वही बी का पहला कहां पर है, तो बी का पहला आपका यहां पर है, पहले वाले विकल्प में नहीं। जब याद नहीं हो उस स्थिति में आपको बता रहा हूं, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बी का हमें क्या चाहिए, पहला चाहिए, तो पहला नहीं है। यहां पर है क्या बी का पहला, यहां पर भी नहीं है, तो बी वाला विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। क्या यहां पर बी का पहला है, क्या नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, देखो बी का पहला, है ना। तो एक विकल्प भी आपको यदि यहां पर पता है तो भी आप यहां पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ऐसे भी इस प्रश्न को, जैसे कि कोई सा प्रश्न ऐसा आ गया जिसमें आपको जैसे कि 1 2 3 4 विकल्प दे रखा और एक ही विकल्प के बारे में पता है या फिर 2 विकल्प के बारे में पता है, तो उसका मिलान आप ऐसे कर सकते हैं और बाकी को नहीं भी देखेंगे तो चलेगा और आंसर आपको आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ गया आंसर, आगे कितनी आसानी से आ गया आपका। पहले जो अभ्यास का नियम सभी को पता है कि भाई किसी कार्य को दोहराने से अधिगम स्थायी होता है, सभी को पता है कि बी का पहला हुआ कहां पर, बी का पहला ये यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, एक चित्र के बारे में भी जिक्र किया था, आप ये चित्र देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया भैया, प्रभाव व भूल का सिद्धांत दिया है ना। जिसे सीखने के नियम कितने बताएं, 2, एक तो मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। और गौण नियम के अंतर्गत आता है आपका बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम और सादृश्य का नियम और साहचर्य रूपांतरण का नियम, है ना। 5 नियम गौण नियम है और ये जो 3 नियम है ये मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं, जो इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। बार बार इसने बार यहाँ पर अभ्यास करती रही। जैसे लीवर पर पहली बार पैर रखा भूलवश, ये गेट खुल गया और गेट खुलने से उसको क्या प्राप्त हो गया, मछली का टुकड़ा वो प्राप्त हो गया। और जैसे जैसे वो अभ्यास करती गई उसे पता चलता गया कि भैया ये लीवर है, इसको दबाने से गेट खुल जाता है और मुझे जो
मृत मछली है उसका टुकड़ा मिल जाएगा, है ना, या फिर कह सकते हैं कि मुझे भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो ये बार बार अभ्यास करने से आता है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये रहा थॉर्नडाइक के भूल का सिद्धांत, जो कि सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसका आप एक फोटो भी खींच सकते हैं, जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं से उसके बेटों में हस्तांतरित होती है। यहां पर देखिए बात क्या पूछी गई है कि आपको उस बीमारी के बारे में बताना है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं से उनके बेटों में हस्तांतरित होती है। बेटी में नहीं होती, बेटों में होती है। वो कौन सी बीमारी है? यानी कि ये अनुवांशिकता बीमारी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी बीमारी होगी। हेमोफीलिया हो जाएगी क्या, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया हो जाएगी, या फिर पार्किंसन रोग हो जाएगा? कौन सी बीमारी हो जाएगी? जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए ये अनुवांशिक जो बीमारी होती है उसके बारे में पूछा गया है, लेकिन ये अलग प्रकार की बीमारी पूछा गया है यहाँ पर कि उस बीमारी के बारे में बताना है जो पुरुषों में पाई जाती है। देखिए हमारे अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो यदि हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में होते हैं एक्स और वाई होते हैं, और महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं, डबल एक्स होता है। अब यहां पर बात की जा रही है पुरुषों में पाई जाने वाली बीमारी के बारे में। आपने पता कर लिया होगा भाई क्या होगा इसका सही आंसर। पहले मैं आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी हो जाएगी? वो हीमोफीलिया हो जाएगी। इस बीमारी में क्या होता है, जो रक्त का थक्का होता है जो जमता है वो जम नहीं पाता है, यानी कि कहीं लग गई तो खून बहता ही रहता है, वो बंद नहीं होता। इस प्रकार की बीमारी होती हीमोफीलिया। तो इसमें जो महिला होती है, महिला में ये बीमारी होती है लेकिन उसको पता नहीं होता है। लेकिन उसको पता क्यों नहीं होता है, उसका एक कारण है कि ये जो बीमारी होती है ये एक्स गुणसूत्र में होती, मात्र किसमें होती है? एक्स गुणसूत्र में होती है। अब यदि एक एक्स में ये बीमारी है तो महिला का जो दूसरा एक्स है ये इस बीमारी को छुपा लेगा, यानी कि उसको ये क्लियर कर लेगा, उसको उस पर ये एक्स हावी हो जाएगा। लेकिन यही बीमारी यदि आदमी में चली गई और जाती, क्योंकि अनुवांशिक है, ये बीमारी जब आदमी में जाती है तो उसके पास क्या है भैया? मात्र एक एक्स है, और इसी एक्स में वो बीमारी है, तो दूसरा एक्स इसके पास है नहीं, तो ये बीमारी किस में चली जाएगी भैया? पुरुष में चली जाएगी। यानी कि ये पुरुष में दिखेगी लेकिन महिला में नहीं दिखेगी। यदि जो महिला है ये बेटी को जन्म देती है तो भी ये बीमारी उसमें होगी लेकिन दिखेगी नहीं। ये एक कह सकते हैं कि एक वाहक है, महिला क्या हो जाएगी? वाहक है। लेकिन इसका असर किस पे दिखेगा? पुरुष पे दिखेगा, क्योंकि ये एक्स में ये बीमारी होती है और महिलाओं में दो एक्स होते हैं। तो जब एक एक्स में ये बीमारी होती है दूसरा एक्स उस पर हावी होकर उसको वहीं पर स्थिर कर देता है। पुरुष ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनका जो गुणसूत्र होता है वो एक ही एक्स होता है ना। ये साधारण भाषा में सिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तब वो जाकर पुरुषों में दिखाई देती, महिलाओं में वो बीमारी नहीं दिखाई देती है, लेकिन होती जरूर है महिलाओं में। एक वाहक है, जब उसकी बेटी होगी तो भी उसमें ये बीमारी होगी, और जब बेटी बड़ी होकर उसकी शादी हो जाएगी, उसके जब बच्चे होंगे, यदि उसका बच्चा हुआ तो उसके बच्चे में चली जाएगी, बच्ची हुई तो वही प्रतिक्रिया फिर से दोहराई जाएगी कि भैया एक तरह का वाहक है महिला, है ना, उसको होती तो है लेकिन वो बाहर नहीं दिखती कि इसको ये बीमारी है। आपको समझ में आ गया, वो क्लियर हो गई। एक फोटो भी मैंने यहाँ पर लगाया है, जैसे कि यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए ये हीमोफीलिया एक वंशानुगत क्षति है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रक्त का थक्का नहीं जमता इस बीमारी में, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे कोई वो नहीं विशेषकर। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो एक्स है तो एक एक्स में ये बीमारी है और एक एक्स में नहीं है, तो ये जो एक एक्स है ये किस में चला जाएगा? पुत्र में चला जाएगा ये, और पुत्र में तो एक एक्स होता ही है। तो ये जो बीमारी है जो पुत्र में तो होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यदि उसको पुत्री हुई तो एक एक्स में होगा, एक में नहीं होगा। और जो एक एक्स जिसमें नहीं होगा ये इसको क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा और सामान्य स्थिति में ला देगा, है ना। तो इसमें यहाँ एक लिग्ड विकार होता है। यदि पूछे किस प्रकार का विकार होता है तो एक लिग्ड विकार होता है जो माताओं से बेटों में जाता है। पुरुषों में अधिक आम है क्योंकि उनके पास केवल एक्स गुणसूत्र होता है, केवल एक एक्स होता है, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। सामान्य पिता है क्योंकि इसमें पिता का कोई रोल नहीं होता है, माता का रोल होता है, इसलिए हमने इनकी बात नहीं की। आगे समझ में आपको फोटो के माध्यम से। आगे चलिए, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में पूछा गया है। अब यदि आपको व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में पता तो आसानी से आप इन चारों विकल्पों को पढ़ेंगे, कूट में पढ़ेंगे और आसानी से आंसर दे पाएंगे। क्या याद होना चाहिए आपको? पढ़ लीजिएगा आराम से, आंसर देना आपको ना, जब तक मैं ना दूं उससे पहले आपको आंसर देना है। क्या याद होना चाहिए? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्यवहारवाद का जनक कौन है।
और मुझे लगता है सभी को पता होगा कौन होंगे भैया, वाटसन होंगे। कौन होंगे? वाटसन 1913। जब कोई सिद्धांत वगैरह कोई भी चीज निर्मित होती है तो कोई ना कोई उनके साथ होता, साथ देता है। तो इनके साथ और कौन कौन से वैज्ञानिक थे भैया? तो वो थे आपके स्किनर, है ना, पावलाव और थॉर्नडाइक। कह सकते हैं कि भाई व्यवहारवाद के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं? वाटसन, स्किनर, पावलाव और थॉर्नडाइक। लेकिन ये पता होना चाहिए कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो वाटसन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता चल गया कि भैया व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये वैज्ञानिक आते हैं। अब चलते हैं विकल्प की ओर। भी विकल्प क्या कहता है कि ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है। ये कौन कहता है भैया सामाजिक रूप से निर्मित होना ज्ञान? कौन कहता है? ये वाइगोत्स्की कहते हैं। आप सभी को पता होगा इनके बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में ये कहते हैं। और इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है। तो क्या ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं? क्या नहीं आते, क्योंकि हमें व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। साहचर्य के द्वारा अधिगम और अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम की हम बात करें या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत की हम बात करें तो किसके द्वारा दिया गया भैया? ये तो ये दिया गया पावलाव के द्वारा, ये सभी को पता होगा। और इसी में इनके द्वारा सुझाया गया है साहचर्य के द्वारा अधिगम। तो ये और ये दोनों चीजें किसके द्वारा दी गई है? पावलाव के द्वारा। तो क्या पावलाव है क्या भैया व्यवहारवादी सिद्धांत के हिसाब से? बिल्कुल है, यानी कि आपका के वाला सही है और एल वाला सही है। अब एम पढ़ लेते हैं। पुनर्वलन के द्वारा व्यवहार को आकार देना। तो यहाँ पर पुनर्वलन की बात की जा रही है, यानी कि पुनर्वलन का जो सिद्धांत है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है पुनर्वलन का सिद्धांत? तो स्किनर द्वारा दिया गया है। क्या व्यवहारवादी सिद्धांत में स्किनर है क्या? बिल्कुल है। तो आपका फोर्थ वाला विकल्प भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे भैया सही? आपका के, एल और एम, है ना। कितना आसान था इसका आंसर ढूंढना। व्यवहारवाद के सिद्धांत के बारे में आपको पता है कि कौन कौन से इसमें सिद्धांत में वैज्ञानिक है, तो आप आसानी से उसका आंसर ढूंढ सकते थे। तो के, एल, एम कहां पर है? के, एल, एम डी वाले विकल्प में है और यही आपका आंसर था। ठीक, ये आ गया समझ में, डी वाला विकल्प हो जाएगा आपका सही। आगे देखेंगे। देखिए फिर से वही प्रश्न पूछ लिया, यानी कि आपका 1 नंबर तो ये फ्री का था, क्योंकि यदि पहला यदि आपको आंसर आ गया तो ये जो 5वां प्रश्न था या फिर आपका जो भी सेट होगा वो यदि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा पहला वाला प्रश्न, तो ये आप आसानी से कर सकते थे इसका, है ना। तो यहां पर हम 5वें प्रश्न की बात करें, क्योंकि मास्लो के जो आवश्यकता के पदानुक्रम का जो क्रम है वो वही प्रश्न आ गया ये, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया, जैसे कि यहाँ पर दैहिक लिख दिया गया है, यहाँ पर हाँ आत्म साक्षरता लिख दिया गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1-2 भी आपको पता होंगे तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने सबसे पहले? दैहिक आवश्यकता, क्योंकि ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसके बारे में आपको समझा चुका हूँ। दैहिक आवश्यकता आपके पहले नंबर पर आ जाएगी। उसके बाद में क्या बताया था हमने? सुरक्षा बताया था, है ना। भूख अब आपके शांत हो गई तो आपको सुरक्षा चाहिए दूसरे नंबर पे। फिर क्या चाहिए आपको? प्रेम और अपनापन चाहिए। कहां पर है भैया? ये रहा तीसरे नंबर पे। जब प्रेम और अपनापन है, दोस्त वगैरह परिवार वगैरह मिल गए, उसके बाद क्या चाहिए रहता आपको? सम्मान चाहिए आपको, प्रतिष्ठा और उपलब्धि चाहिए, तो वो सम्मान की आवश्यकता में मिलेगी आपको। 4 नंबर हो गया। उसके बाद में जब आपके पास सारी चीजें आ जाएगी तो फिर आप एक काम करने में सक्षम हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में आप पूर्ण क्षमता की प्राप्ति कर लेंगे और आप अपना काम आराम से इत्मीनान से करेंगे। तो इन्हें आत्म साक्षरता। और सबसे निचला स्तर कौन सा माना है? दैहिक आवश्यकता माना। और सबसे उच्चतम स्तर कौन सा माना है? आत्म साक्षरता। मैंने पिरामिड बताया था आपको, है ना, पिरामिड के माध्यम से समझाया था, वही चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले नंबर पर क्या आना चाहिए आपका? डी आना चाहिए। तो डी कहां पर है? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप पहले ही नंबर आपको पता है ना कि क्या है दैहिक आवश्यकता, लेकिन पहले नंबर पर डी है, तो आप यहां पर देखेंगे तो सिर्फ पहला वाला ही विकल्प है जिसमें डी है, बाकी कहीं पर भी आपको डी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ। तो आपको ये बाकी के विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है यदि आपको शुरू में आता है, या फिर कह सकते हैं आपको यहाँ पर सुरक्षा आवश्यकता आ गई कि भैया दूसरे नंबर पे है, तो आप देखेंगे तो ये पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है, यानी कि कहने का मतलब है आपका तीसरा और चौथा विकल्प कट गया। अब इन दोनों में से आपको देखना एक और, यदि आपको पता जैसे कि पहला नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपको पता चल गया कि भाई सम्मान की आवश्यकता ये हाँ मैंने पढ़ा था और चौथे नंबर पे, तो आप सुरक्षा यानी कि यहाँ पर दूसरा और चौथा ये दोनों मिलान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सम्मान की आवश्यकता है चौथे नंबर पर वो यहाँ पर बी में है। क्या ये यहाँ पर बी है? क्या यहाँ बी नहीं है? तो यहाँ मतलब क्या हो जाएगा आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप विकल्पों को देख के चयन कर सकते हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो कूट में जो पूछते हैं उसमें इस हिसाब से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित को आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर पालन पोषण शैली के बारे में बताया गया है और उसके परिणाम के बारे में बताया गया है। ठीक, और विकल्प कितने दिए हैं यहाँ पर?
लगातार स्नेही और मार्गदर्शन, देखिए पालन पोषण में ये 4 विकल्प दे रखे हैं और परिणाम में ये 4 विकल्प दे रखे हैं। कूट में आपको आंसर देना, मैं पढ़ूंगा, समय खराब होगा, आप आराम से इत्मीनान से इसका आंसर दीजिएगा। जब तक थोड़ी सी बातें मैं समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर पालन पोषण शैली के बारे में हम बात करें तो ये जो शैलियां हैं इसका महत्वपूर्ण शोध किसके द्वारा किया गया था, यदि आपसे पूछे तो डायना बामर के द्वारा, डायना बामर के द्वारा पालन पोषण की शैलियों पर महत्वपूर्ण शोध किया गया था। और इसका विस्तारक कौन है, इसको विस्तार किसने दिया यदि पूछे तो वो मेक कोबी है। कौन है भैया, मेक कोबी। वैसे पूछते नहीं ये प्रश्न, लेकिन याद रख लीजिएगा कौन है, मेक कोबी। इतना आपको समझ में आ गया। और कब, ये 1960 के दशक की बात है। कहने का मतलब है कि डायना बोमन ने 1960 के दशक में पालन पोषण की शैलियों पर महत्वपूर्ण शोध किया, जिसे बाद में मेक कोबी और मार्टिन ने विस्तार किया। आपको सिर्फ मेक कोबी याद रख लीजिएगा, मार्टिन वहां पर विकल्प में आ जाएंगे, तो मार्टिन भी याद रखना चाहिए तो याद रख लीजिएगा मार्टिन। एक मिनट, है ना। इनके द्वारा क्या किया गया, इसका विस्तार किया गया। अब चलते हैं विकल्पों की ओर और देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, चलिए। लगातार स्नेह और मार्गदर्शन, इसका क्या मतलब है, प्यार और मार्गदर्शन की बात यहां पर की जा रही है। यानी कि जब माँ बाप प्यार से समझाते हैं तो बच्चा क्या करता है भैया, सुरक्षित महसूस करता है। क्या करता है, लगातार स्नेही, और यदि आप मार्गदर्शन करेंगे बच्चे का तो वो अपने आप में एक सुरक्षित महसूस करेगा और उस बात को अच्छे से समझेगा। तो उसको क्या कहेंगे भैया, उच्च भावात्मक सुरक्षा। क्या कहेंगे उसको, उच्च भावात्मक सुरक्षा कहेंगे। तो ए का क्या हो जाएगा, ये यहां पर लिख देते आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला है ना, यानी कि हम यदि सही जोड़ी मिलान करें तो यहां पर लिख देंगे, ए का जाएगा आपका चौथा। कठोर दंड, कठोर दंड में क्या है भैया कि जब बहुत मार पड़ती है तो बच्चा सुधरता नहीं है, बस क्या होता है, डरता है और डर के मारे वो अपना काम जो भी उसको देंगे वो कर लेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, भय आधारित नैतिक तर्क हो जाएगा। कठोर दंड का मतलब वो भय के कारण ही काम करेगा, आपका डर है उसको, तो 2 का 2 ही आ जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे बी का क्या जाएगा, सेकंड आ जाएगा। कोई नियम या सीमाएं नहीं, इसका क्या मतलब होता है, अगर बच्चे को कभी ना रोका जाए तो वहां अपनी मनमानी करेगा, यानी कि उसमें नियंत्रण आपका नहीं होगा, या कह सकते हैं उसमें जो नियंत्रण होगा वो कैसा होगा, कम आत्मनियंत्रण होगा। उसे आप कुछ भी बात कहेंगे तो आपके सुनेगा नहीं, क्योंकि कोई नियम नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। तो यहां पर कोई नियम या सीमा नहीं, इसका क्या हो जाएगा परिणाम, कम आत्मनियंत्रण हो जाएगा। यानी कि तीसरे का कौन सा चला जाएगा भैया, पहला वाला चला जाएगा। ठीक, चौथा दे रखा नियमों की तार्किक व्याख्या, यानी कि कहने का मतलब है कि जब बताते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए तो बच्चा उसे समझकर अपनी आदत बना लेता है। यानी कि उसको आप समझाएंगे, कुछ नियम बताएंगे, कुछ कायदा बताएंगे, कुछ सामाजिक तौर तरीके बताएंगे, कुछ की जो चीजें होती है वो बताएंगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज को समझ लेगा, है ना, अपने जो दिनचर्या है उसमें वो ढाल लेगा। तो नियमों की तार्किक व्याख्या क्या हो जाएगी, आपकी आंतरिक नैतिक मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर डी की हम बात करें तो क्या आ जाएगा, आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए का चौथा है, तो ए का चौथा किसमें भैया, डी वाले विकल्प में है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर भी मैं वो ट्रिक आपको समझा दूं, जैसे कि यहां पर आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, हम सरल देख लेते, कौन सा सरल है भैया यहाँ पर, हाँ ये देखिए सरल है, क्योंकि कठोर आपको पता भय आधारित नैतिक तर्क है, तो सभी आसानी से बच्चा भी पता कर लेगा कि भैया इसका क्या आना चाहिए। तो यदि आपको ये बी वाला पता है, या फिर ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कि कोई नियम या सीमा नहीं होगी तो कम आंतरिक आत्मनियंत्रण होगा, हम बी वाले को लेकर चल लेते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, है ना, हमें पता है कि भाई बी का दूसरा होगा। तो बी का दूसरा कहां पर है, आप यहां पर पहले वाले विकल्प में देखेंगे तो बी का दूसरा नहीं है, जो सरल है जो हमें याद है उसको देखना है। तो बी का दूसरा है क्या, बी का यानी कि दूसरा नंबर है क्या, नहीं है, तो यानी पहला वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। बी में दूसरा है क्या, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर बी में दूसरा है क्या, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कहां पर है बी में दूसरा, यहां पर है, तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कोई सा भी एक उठा के देख लीजिएगा, यदि एक मिलान कर रहा है तो दूसरा देख लीजिएगा, दो कहीं ना कहीं एक में ही काम हो जाएगा, नहीं हो तो दो आपको पता होना चाहिए तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो ये से भी आप हल कर सकते हैं जो प्रश्न आपको नहीं आता है, जब ये ट्रिक आपको लगाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जब बच्चा लिखने के कई कलाई एवं उंगली के समन्वय को सीखता है तो वहां किस विकास को दर्शाता है। जब कलाई और उंगली के समन्वय के बारे में बताया गया है, यहां पर देखिए जैसे कि मैं पहले भी आपको सीटेट के जो पहले भी मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें मैंने प्रोक्सीमोडिस्टल के बारे में बताया था आपको, है ना, सेफालोकॉर्डल के बारे में बताया था, इसका हिंदी अर्थ भी बताया था। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश
इंग्लिश में भी लिखा आता है जब आप पेपर देखते हैं, तो उसमें भी ये लिखा था, यानी कि हिंदी में भी यही लिखा था और इंग्लिश में भी यही लिखा था। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है। यदि आप हिंदी में इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो शायद मुझे लगता है आप आंसर गलत कर देंगे। तो आपको हिंदी में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देना क्या था, हिंदी में देना था, लेकिन उनने यहाँ पर इंग्लिश को ही हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया है ना। तो प्रोक्सीमोडिस्टल विकास का मतलब क्या होता है, समीप दूरामुखी, क्या होता है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, है ना। ये आपको पता होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि जैसे कि यहां पर देख लीजिए, यहां पर हिंदी में दिया है लेकिन इंग्लिश का ही नाम यहां पर हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया। तो याद रखिएगा, प्रोक्सिमो डिस्टल विकास का मतलब होता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। सेफालोपोडल विकास का मतलब होता है शीर्षाभिमुख सिद्धांत। कौन सा होता है, शीर्षाभिमुख सिद्धांत। ठीक, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर का जो गत्यात्मक विकास होता है उसमें दो ही सार्वभौमिक दिशाओं का पालन होता है। एक होता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत के बारे में और दूसरा होता है शीर्षाभिमुख सिद्धांत, जो कि यहां पर इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक, यहां पर बात की जा रही है, यानी कि आंसर आपका इन दोनों में से है, दोनों विकल्प आप देखेंगे भी नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर शीर्षाभिमुख से आप समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में नहीं आया तो शीर्षाभिमुख सिद्धांत के बारे में सभी बच्चों को पता है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो विकास होता है बच्चे का वो सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर का विकास होगा, फिर पैर का विकास होगा, है ना। ये सिर से पैर की ओर इसका विकास होगा। शीर्षामुखी, शीर्षा मतलब सिर, सिर से पैर की ओर। अब समीप दूराभिमुख सिद्धांत की हम बात करें तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें केंद्र से परिधि की ओर होता है, यानी कि निकट से दूर की ओर विकास होता है। कैसा होता है, निकट से दूर की ओर, यानी कि या कह सकते हैं केंद्र से परिधि की ओर इसमें विकास होता है। यानी कि पहले बाहर, इस सिद्धांत में क्या होता है, पहले धड़, रीढ़ और कंधों पर नियंत्रण विकसित करता है बच्चा, उसके बाद में हाथों व उंगलियों जैसे कि जो दूर की मांसपेशियां होती है उस पर नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर दूर की मांसपेशियां कौन सी है, जब बच्चा लिखने के लिए कलाई एवं उंगलियों के समन्वय को सीखता है तो वह किस विकास में दर्शाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो विकास कौन सा चला जाएगा, आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास चला जाएगा। यानी कि सेफालोकार्डल की हम बात करें तो इसका अर्थ क्या बताया था मैंने, सिर से पैर की ओर, यानी कि विकास जो है वो सिर से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है। एक शिशु पहले अपनी आंखों और सिर पर नियंत्रण पाता है, फिर धड़ यानी कि फिर बैठता है और फिर अंत में अपने पैर चलाता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है भैया, फिर समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या कहता है भैया, निकट से दूर की ओर या फिर केंद्र से परिधि की ओर। क्या करता है इस सिद्धांत में, शिशु पहले अपने धड़, रीढ़ और कंधों पर नियंत्रण विकसित करते हैं और बाद में हाथों व उंगलियों जैसे कि जो दूर की मांसपेशियां होती हैं उस पर नियंत्रण करना पाते हैं, यानी कि सीखना, लिखना, सीखना वगैरह सीख जाते हैं। तो कौन से विकास में होगा, आपका प्रोक्सिमोडिस्टल विकास में होगा, समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, यानी कि एक उदाहरण भी मैं समझाऊं आपसे, यदि इतने में आप नहीं समझ पा रहे तो एक उदाहरण और मैं आपको दे देता हूं कि एक जो बच्चा है वो पहले अपने पूरे हाथ, यानी कि जो कंधा होता है उसको हिलाएगा, है ना, उसको हिलाना सीखता है। इसके बाद वह अपनी कोहनी को, फिर कलाई को और अंत में अपनी उंगलियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करेगा वो, है ना, काम अपना। यानी कि पहले पूरा हाथ की मूवमेंट करेगा, फिर कोहनी तक आएगा, फिर कोहनी के बाद में कलाई तक आएगा, फिर उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं कि पहले उंगली का करेगा फिर कलाई के करेगा फिर हाथ करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। एक विकास एक क्रम के जरिए बताया गया है और वो क्रम में कौन सा आएगा, आपका प्रोक्सिमोडिस्टल विकास होगा, यानी कि समीप दूराभिमुख सिद्धांत होगा। ठीक, तो पहला वाला विकल्प सही होगा यहाँ पर। चलिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं है, बहुत सरल प्रश्न था, 1 नंबर आपका वैसे यहां पर आसानी से दे दिया। जैविक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक या फिर भौतिक कारक। भाई जैविक कारक होगा क्या, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होगा, जैविक कारक होगा, बिल्कुल होगा, सामाजिक कारक होगा, भौतिक कारक, राजनीतिक कारक होगा क्या, सरल सा प्रश्न था। इसमें कोई दिमाग, कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए, शिशु की सांवेगिक क्रियाएं निर्धारित होती है। यहां पर देखिए सांवेगिक यानी कि इमोशनल क्रियाओं के बारे में बात की जा रही है। कौन निर्धारित करेगा, उसके स्वप्रति प्रकार द्वारा निर्धारित होगी, अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से वहां जो सीखता है उनके द्वारा होगी, उसके वातावरण में उपस्थित भग्नाशा के द्वारा होगी या फिर माता पिता द्वारा दिए गए उपचार के द्वारा होगी। यहाँ पर देखिए शिशु, छोटा बच्चा है, उसके बारे में इमोशनल क्रियाओं के बारे में बात की जा रही है। तो किसके द्वारा होगी, सरल सा प्रश्न है ये, किसके द्वारा होगी भैया, माता पिता द्वारा दिए जाने वाले उपचार द्वारा होगी। एक चरण यहाँ पर याद आ रहा है मुझे,
और उस चरण का नाम है भैया, या कह सकते हैं पहले मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में मुझे बताइए कि मनोसामाजिक का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, ये पहले बताइए मुझे, किसके द्वारा दिया गया भैया? ये एरिक्सन के द्वारा। एरिक्सन पता है इनके बारे में? नहीं पता तो जान लीजिएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में पूछे किसके द्वारा दिया गया? एरिक्सन के द्वारा दिया गया। इनके द्वारा एक चरण बताया गया था, पहला चरण। कौन सा चरण बताया गया था भैया? पहला चरण। कौन सा चरण था पहला चरण भैया? उसका नाम था विश्वास बनाम अविश्वास। क्या नाम था? विश्वास बनाम अविश्वास। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है भैया? ये जो बच्चा होता है, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास की जो यहाँ पर वर्ष इनके द्वारा दर्शाया गया, वो 0 से 1.5 वर्ष का बच्चा होता है, वो इसके अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें क्या होता है, इनके द्वारा क्या बताया गया है कि इस चरण में जो शिशु होता है उसकी पूरी तरह से अपने देखभाल करता कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। उस पर वो निर्भर होता है। यदि माता पिता बच्चे की जरूरत, जैसे कि जो भूख लगेगी, उसको गीलापन होगा, जब सुसु वगैरह कर देगा, उसको स्नान कराना होगा, उसका उत्तरदायी कौन होगा? यदि उसको अच्छे से उसका उपचार किया, अच्छे से उसको भूख लगी तो उसको खिलाया, गीलेपन से दूर रखा, उसको स्नेह करा, प्यार करा, जो भी उसको अच्छी चीज यानी कि उसका अच्छा उपचार किया, तो बच्चे में दुनिया के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि उपचार कठोर, असंगत या फिर अपेक्षापूर्ण हुआ, तो बच्चे में अविश्वास, डर और चिंता घर कर जाती है। यानी कि जैसा व्यवहार वैसा बच्चे में इमोशनल जाग जाएगा, है ना। जैसे कि कौन करेगा? ये माता पिता द्वारा करेंगे, है ना। तो आपको समझ में आ गया मैं क्यों ये पहला चरण बता रहा था, विश्वास बनाम अविश्वास, किसके द्वारा दिया गया? एरिक्सन के द्वारा। और कौन सा सिद्धांत दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत, है ना। तो ये याद रखिएगा, सामूहिक क्रिया निर्धारित होती किसमें होती? माता पिता द्वारा दिए जाने वाले उपचार द्वारा। तो डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जैसे माता पिता व्यवहार करेंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा, सीधी सीधी बात। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कथन और कारण दे रखा है। जैसे कि हमने पहले कई बार जिक्र किया है कि सीटेट एग्जाम में कथन और कारण पूछे ही जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर सीजीटेट में पूछा गया है, और वहां पर अभिकथन ए से दर्शाया गया था, तो मैं यहाँ पर ए हटा देता हूँ, और कारण किससे दर्शाया गया था? वहां पर आर से। तो कारण आर से दर्शाया गया है यहाँ पर, है ना, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ये यहाँ पर कथन और कारण बहुत सिंपल सा दे रखा है। कथन और कारण पढ़ेंगे तो आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रश्न बहुत सरल है। प्रश्न क्या कह रहा है अभिकथन यहाँ पर? कि भूख, प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। क्या ये सही है? कि भैया अभिकथन को देख लेते पहले। देखिए, भूख, प्यास और नींद ये किसी के समझाने से नहीं आता है, ये जन्मजात होती है, यानी कि ये हमें मालूम होता है इसके बारे में। यह कह सकते हैं इसको सिखाया नहीं जा सकता। हमें भूख लगेगी तो हम खाना खा लेंगे, प्यास लगेगी तो हम पानी पी लेंगे, नींद आएगी तो हम सो जाएंगे। तो ये प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात होते हैं और प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं और ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल आपका कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कारण है इसका? कारण क्या बता रहा भैया कि मानव व्यवहार केवल जन्मजात जैविक प्रक्रियाओं से ही संचालित होता है। क्या? तो मैंने पहले काफी वीडियो में क्या बताया, जहां पर केवल आ जाए वो विकल्प को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। वो हमेशा क्या होगा, यदि प्रश्न पॉजिटिव पूछा है तो हमेशा वो प्रश्न जो रहेगा वो गलत होगा। यानी कि कारण क्या रहेगा? केवल जन्मजात जैविक प्रवृत्तियां, कई प्रवृत्तियां होती है जिस पर निर्भर रहता है मानव, है ना। तो ये जो कारण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। सही क्या है? कथन बिल्कुल सही है कि भूख, प्यास और नींद जैसे जो प्राथमिक उद्देश्य होते हैं वो जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि इनको सिखाया नहीं जाता है, ये खुद ऑटोमेटिक अपने अंदर आ जाते हैं। तो आपका जो अभिकथन हो जाएगा वो तो सही हो जाएगा, लेकिन जो आपका कारण हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। यानी कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समकक्षों, सहपाठियों के साथ सीखना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फायदेमंद क्यों माना जाता है? यहाँ पर देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में बात की जा रही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो विकलांग बच्चे होते हैं, वो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके साथ पढ़ सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर समावेशी शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। कहने का मतलब है समावेशी शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा, चाहे वो विकलांग हो या फिर सामान्य बच्चा हो, कम बुद्धि का हो, कैसा ही बच्चा हो, वो एक ही कक्षा में रहकर पढ़ सकता है। समावेशी कक्षा उसे कहा जाता है, सीधा सीधा सरल भाषा में हम कहे तो। अब यहाँ पर समकक्षों या फिर सहपाठी के साथ सीखना और विशेष आवश्यकता वालों बच्चों के लिए क्यों फायदेमंद है, ये पूछा गया है। 4 विकल्प दे रखे, कूट में आपको आंसर देना है। यहाँ पर एक एक करके मैं आंसर देता जाऊंगा, इनको 4 पढ़कर फिर आंसर नहीं दूंगा। जैसे कि पहला विकल्प हमने देखा, यहाँ किसी विशेष सहायता की आवश्यकता को खत्म करता है। क्या ये सही है? क्या यहाँ पर बात करें विशेष सहायता की आवश्यकता को खत्म क्यों करेगा भैया? जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक
दृष्टिबाधित बच्चा है, यहाँ पर कौन सा बच्चा है, ये दृष्टिबाधित, देख नहीं सकता है, तो भैया इसको क्या समावेशी शिक्षा में बिठा देंगे, तो क्या इसको ब्रेल लिपि की आवश्यकता नहीं होगी, क्या इसे स्क्रीन रीडर की आवश्यकता नहीं होगी, होगी उसको। ऐसा नहीं है कि समावेशी शिक्षा में चला जाएगा तो उसको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी, उसको वही आवश्यकता होगी, उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, उसके विशेष सहायता की आवश्यकता खत्म नहीं होगी। जो उसको आवश्यकता है, जैसे अंधा बच्चा है यानी कि वो देख नहीं सकता, तो उसके लिए जो ब्रेल सामग्री होगी या स्क्रीन रीडर की आवश्यकता है वो बिल्कुल होगी उसको। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, है ना। यदि सामान्य विद्यार्थी के साथ यदि आप दृष्टिबाधित बच्चों के पास बिठा देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वो, जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, यदि वो देख नहीं सकता तो उसके ब्रेल लिपि वगैरह और जो स्क्रीन रीडर होगी उसकी आवश्यकता उसको जरूर होगी, है ना। उसी को आप उसी के हिसाब से उसको सिखा सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प गलत हो गया। के वाला देख लेते हैं कि यहाँ बच्चों को रोजमर्रा की परंपरा क्रिया या फिर अंतः क्रिया से सीखने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। एक सामान्य बच्चा यदि किसी जो विकलांग बच्चा किसी भी तरह से होगा, यदि उसको सिखाएगा तो बिल्कुल उसको मदद मिलेगी। तो आपका जो के वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। यहाँ समकक्षों सहपाठियों में सहनशीलता और स्वीकृति बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है ना। तो एल वाला भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ सामाजिक कौशल विकास को बढ़ावा देता है, बिल्कुल एक दूसरे से परिचित होंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर पढ़ेंगे और उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनकी भावनाओं को यानी आपस में आदान प्रदान करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ ना कुछ बच्चा सीखेगा। तो यहाँ सामाजिक कौशल विकास को बढ़ावा देता है, तो एल भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा आपका के, एल और एम। तो के, एल और एम कहां पर है, बी वाले विकल्प में सही है। आपका जो पहला वाला विकल्प था जी ये गलत रहेगा, बाकी सब सही रहेंगे। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहां पर अक्षमता दे रखी भैया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसनोमिया और कॉलम दे रखे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको यहां पर बताना है। शायद यहां पर क्या विकल्प भैया हो गलती हो चुकी है यहां पर हमसे बहुत बड़ी, लेकिन हम यहां पर आंसर आपको बता देंगे, है ना। ठीक, आंसर का चयन करना है क्योंकि यहां पर जो कूट में विकल्प हैं ये मैं नहीं रख पाया यहां पर, है ना। एक मिनट में रख भी देता हूं। चलिए थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में लिखे हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा वैसे, क्योंकि थोड़ा सा हैंडराइटिंग थोड़ा इस पेन से आता नहीं मेरा सही से, लेकिन मैं यहाँ पर समझा दूंगा आपको, है ना। ये विकल्प है मैंने रख दिए। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ अक्षमता दे रखी एक तरफ, और एक तरफ उसके लक्षण दे रखे। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, एक दो भी लक्षण आपको पता है तो आप यहाँ पर आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है या फिर डिसनोमिया है। यहाँ पर सभी को एक शब्द के बारे में जरूर पता है, डिसकैल्कुलिया के बारे में सभी को पता है। क्या होता है डिसकैल्कुलिया में, क्या होता है, मैथ्स में दिक्कत, है ना, गणित संबंधित विकार होता है डिसकैल्कुलिया, ये सभी को पता है, हर एक बच्चे को पता है। यदि सीटेट की तैयारी कर रहा है या फिर अन्य टेट की तैयारी कर रहा है तो भी इसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला कि सी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो सी का क्या है भैया, देखिए सी का यहाँ पर क्या दे रखा, तीसरा। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, दूसरा चाहिए हमें भैया सी में। तो सी में देखो यहाँ पर चौथा है तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर आप सी में देखेंगे प्रथम आ गया, ये भी गलत हो गया। सी में दूसरा कहाँ है, चौथे वाले विकल्प में, तो ये हमारा सही हो गया। हमें पहले दूसरे और चौथे की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें पहले वाले जो हमें पता था तीसरे वाले विकल्प से ही ये जो प्रश्न है वो हल हो गया। लेकिन हम इनके बारे में जानेंगे, बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो आप ऐसे हल कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता है वो इनमें देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑफिशियल आंसर रखे मैंने, सॉरी ऑफिशियल जो कूट है वो रखे मैंने, अपने हिसाब से नहीं बनाए, है ना। आप देख लीजिएगा प्रश्न पत्र यदि आपके पास है तो मिलान कर लीजिएगा, यही है। तो ऐसे भी आप इसे हल कर सकते हैं। वैसे डिसलेक्सिया किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए। सॉरी, डिसलेक्सिया इसमें क्या होगा भैया, पढ़ने में कठिनाई होगी बच्चे को, किसमें होगी, पढ़ने में, ठीक है, किसमें, डिसलेक्सिया में। तो डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा, पढ़ने में दिक्कत होगी, डिसग्राफिया लिखने में, लेखन संबंधित विकार होता है डिसग्राफिया। डिसकैल्कुलिया मैथ्स में दिक्कत होती है, डिसमोनफिया, डिसनोमिया इसमें शब्दों को याद रखने और बोलने में दिक्कत होती है, यानी कि आप भूल जाते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि भैया ये सामने टेबल रखी हुई है, आपको याद है कि ये टेबल है, लेकिन आपको ध्यान नहीं आ रहा कि ये मुझे टेबल बोलना, आपको ये पता ही भूल जाएंगे आप, ये टेबल, और कोई पूछेगा कि भैया क्या है तो आप उसका नाम भूल जाएंगे, आपको पता है फिर भी भूल जाएंगे। तो शब्दों को याद रखने और बोलने में दिक्कत होती है, इसको क्या बोलेंगे, डिसनोमिया बोलेंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया है, और इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने पहले ही समझा दिया था कि ऐसे आपको हल करना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जब किसी विद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेद का सामना करना पड़ता है, तो विवादों को सुलझाने के लिए निर्णय लेने में किस प्रकार के पाठ्यक्रम संबंधित सोच का उपयोग किया जाना चाहिए। यहां पर देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है, सॉरी इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि कोई पाठ है ना, कोई सी भी कक्षा, अपन कक्षा 5 मान लेते हैं, कक्षा 5 में कोई ऐसा पाठ है
जो समुदाय या फिर सदस्यों के बीच मतभेद पैदा करता है वो पाठ। तो आप जब इस प्रकार का विवाद यदि खड़ा हो जाएगा, शिक्षक आ जाएंगे, शिक्षक के सामने कोई समुदाय आ जाएगा या फिर बच्चे के जो अभिभावक है वो आ जाएंगे, तो आप उनका विवाद किस प्रकार से सुलझाएंगे, ये सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है। क्या उस पाठ को हटा देंगे या जो भी विकल्पों को देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जिन विषय वस्तुओं पर अधिकांश लोग सहमत हो केवल उन्हीं को शामिल करने पर विचार करेंगे आप। क्या शिक्षा के नैतिक आचारित सदाचार और सामाजिक उद्देश्यों पर विचार करेंगे, सभी विवादास्पद विषयों को हटाने पर विचार करेंगे, या फिर अंतिम विकल्प है कि राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का सख्ती से पालन करने पर विचार करेंगे। तो यहां पर आप क्या सही आंसर लगाएंगे, फटाफट यहां पर आंसर दीजिए, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो यहां पर देखिए, एक स्कूल की बात की जा रही है, एक शिक्षक की बात की जा रही है, तो स्कूल का काम सिर्फ भीड़ की बात मानना या फिर विवाद से डरना नहीं होता है कि भैया अभिभावक आ गया या फिर कोई समुदाय आ गया कि इस पाठ को हटा दो, ये कर दो, तो ये आपका तर्क नहीं। स्कूल का काम सिर्फ भीड़ की बात मानना या फिर विवाद से डरना नहीं है। स्कूल को यह सोचना चाहिए कि बच्चों के अच्छे भविष्य और अच्छे समाज के लिए क्या सही है। यदि वो पाठ सही है तो बिल्कुल आप रखिए, नहीं है तो उसका आगे आप निर्णय आप नहीं ले सकते, है ना। या फिर कह सकते हैं कि भले ही कोई विषय विवादित हो, जैसे कि पर्यावरण या स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोई विषय हो, अगर वहां बच्चे के नैतिक विकास के लिए जरूरी है तो उसे पढ़ाना चाहिए। कोई समुदाय या फिर किसी अभिभावक की बात वहां पर नहीं आपको सुनना चाहिए। तो शिक्षा के नैतिक आचारिक या फिर सदाचार को सामाजिक मुद्दों पर विचार करना चाहिए। मुझे ये विकल्प बिल्कुल सही लगता, बी वाला, है ना। अब आयोग क्या सही मानता, मेरे हिसाब से तो बी वाला विकल्प सही है। आपके हिसाब से कौन सा सही है ये बताइएगा कि मुझे जो बी वाला विकल्प है, क्योंकि यदि ऐसा तो कोई अभिभावक आ जाएगा या फिर कोई समुदाय आ जाएगा कि भाई ये पाठ मत पढ़ाइए, फिर समुदाय एक अलग पाठ बता देगा, अभिभावक एक अलग पाठ बता देगा, तो कौन कौन से पाठ आप हटाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे ना। यदि वो बच्चे के लिए कि भैया ये जो पाठ है ये बच्चे का भविष्य बना सकता है, उसके लिए अच्छा है, तो उसे रखिएगा। किसी की बात वहां पर आपको नहीं सुनना है, ना ही डरना है। एक शिक्षक के बारे में बात की जा रही है, स्कूल के बारे में बात की जा रही है, तो आपका बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यदि ऐसा होने लगा तो हर कोई आके बता देगा भैया ये पाठ हटा दो, ये पाठ ऐड कर लो, ये कर लो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, तो आपका सही आंसर मैंने बी वाला बताया। अब आयोग कौन सा माने उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है कथन और कारण, वही आपका ए और आर, ये आर से प्रदर्शित होता है ना। दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का प्रारंभिक बिंदु होता है क्या। कारण क्या है इसका, दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत जो विद्यालय शिक्षा के लिए एक संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है। क्या ए और कारण दोनों सही है क्या, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट क्या होगा। जल्दी से बताइए। तो यहां पर देखिए कोई सा हम पाठ्यक्रम लेते हैं, तो जब हम पाठ्यक्रम लेते हैं या फिर बनाते हैं या फिर जो सिलेबस लेते हैं, तो पहले हमें यह सोचना पड़ता है कि हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं और जीवन का क्या मकसद है। तो इसे ही क्या कहा गया है, दर्शन शास्त्र कहा गया है। यानी कि हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा पहले। यदि कोई पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहले बना दिया फिर सोचेंगे, नहीं, पहले हम उसके बारे में सोचेंगे फिर उसको बनाएंगे। यानी कि पहले दर्शन करेंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे का। तो ये दर्शन शास्त्र जो है पाठ्यक्रम विकास का क्या है, प्रारंभिक बिंदु। यानी पहले आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपको पाठ्यक्रम को यानी कि सिलेबस को बताना पड़ेगा या फिर उसको दर्शाना पड़ेगा। तो कथन बिल्कुल सही है आपका। हम कारण देख लेते हैं। कारण क्या है, दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, बिल्कुल सामान्य सिद्धांत है, जो विद्यालय शिक्षा के लिए एक संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल आप पहले सोचेंगे उसके बारे में कि हमें क्या करना, कैसे करना, क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर, है ना। ये सारी चीजें सोचने के बाद हम करेंगे, तो ये बिल्कुल संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है शिक्षा के लिए। तो कारण भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कथन आपका ए और आर सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो कहां पर है, ये पहले वाले विकल्प में है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक अन्वेषण के चरणों का सही क्रम क्या है। यहाँ पर वैज्ञानिक अन्वेषण के चरणों का सही क्रम बताना है। निष्कर्ष, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान और डाटा संग्रह, ऐसे 4 विकल्प दे रखे हैं, है ना। और इनको पढ़कर वैज्ञानिक की दृष्टि से हमें देखना है कि हमें पहले क्या करना है। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं इस प्रश्न को कि एक बच्चा है, क्या है भैया, एक बच्चा है, उसने पौधे को देखा। किसको देखा, पौधे को देखा। और पौधे को देखा तो उसने क्या देखा कि भैया जो पौधा है वो सूख रहा है। क्या देखा उसने, पौधा सूख रहा है। यानी कि पहले क्या करा उसने, समस्या को पहचाना। यानी पौधे को देखा, पौधे में क्या हो रहा है, सूख रहा है, तो क्या करा उसने, पहचाना। पहले क्या पहचाना कि इसमें समस्या उत्पन्न हो रही, क्या समस्या है इसमें, समस्या की पहचान की उसने। पहचान करने के बाद में उसने देखा कि भैया ये सूख रहा है,
तो एक अंदाजा लगाया उसने, अंदाजे को क्या कहते हैं, परिकल्पना की उसने। पहले समस्या की पहचान हो गई, फिर उसने क्या करा, परिकल्पना बनाया उसने। बनाने का मतलब होता है कि एक अंदाजा लगाया, क्यों सूख रहा भैया, क्योंकि इसमें शायद पानी कम है, यानी कि पानी की कमी हो गई, इसको पानी कम दिया हुआ है, इस वजह से ये सूख गया। तो पानी कम है, ये क्या हो गया, एक परिकल्पना हो गई। उसके बाद क्या किया उसने, उसका परीक्षण किया। परीक्षण का मतलब क्या होता है भैया, पौधे को पानी देकर देखा, उसने पानी दिया, फिर पानी दिया यानी कि उसका परीक्षण कर लिया। उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला कि भैया मैंने जो पानी दिया है उसका क्या उसमें इफेक्ट पड़ा, यानी पानी देने से पौधा ठीक हो गया, मतलब उसका अंदाजा सही था। नहीं हुआ यानी कि उसका अंदाजा गलत था। तो लेकिन जब वो सूख रहा है तो उसमें पानी की बिल्कुल कमी है, तो उसका अंदाजा यहां पर क्या हुआ, बिल्कुल सही हो गया। तो पहले उसने समस्या की पहचान की, फिर परिकल्पना बनाई, फिर निष्कर्ष निकाला, सॉरी परीक्षण किया और फिर निष्कर्ष निकाला उसने। यानी कि पहले सूख रहे पौधे को पानी दिया कि क्यों, क्या अंदाजा, उसने एक अंदाजा लगाया कि पानी कम हुआ, तो उसने फिर पानी दिया और फिर उसका निष्कर्ष निकाला कि भैया क्या सच में इसको पानी की कमी थी, इसमें जो हमने पानी डाला उसका क्या परिणाम निकला, ये उसने निष्कर्ष निकाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, समस्या की पहचान, फिर परिकल्पना, फिर परीक्षण और फिर निष्कर्ष। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। तंत्रिका परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित कीजिए। यहाँ पर देखिए तंत्रिका परिपक्वता यानी कि यहाँ पर मस्तिष्क विकास का क्रम पूछा गया है। जो मस्तिष्क विकास का सही क्रम है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। 5 विकल्प दे रखे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 विकल्प दे रखे हैं और विकल्प के अनुसार कोट में आंसर देना है कि क्या होगा, कि सबसे पहले क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जो मस्तिष्क का विकास का जो क्रम है, नसें मजबूत होती है, नसों का मजबूत होना यानी कि माइलिनेशन होना, यानी कि ये आपका के वाला बिल्कुल पहले विकल्प में हो जाएगा। प्रारंभिक प्रतिवर्तों का समाप्त होना, बिल्कुल बचपन में झटके होते हैं या फिर जो रिफ्लेक्स होता है उसका खत्म होना है, ताकि बच्चा खुद कंट्रोल कर सके। तो दूसरे नंबर पर बिल्कुल आपका एल हो जाएगा। तीसरे में अंगों की स्वैच्छिक गतिविधि यानी कि अपनी मर्जी से हाथ पैर हिलाना, बिल्कुल आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। दोनों हाथ का समन्वय, फिर दोनों हाथ का साथ में वो इस्तेमाल करेगा बच्चा, यानी कि ये आपका फोर्थ वाले में हो जाएगा। और 5वें नंबर पर आएगा जटिल मोटर योजना बनाना, यानी कि मुश्किल काम भी वो कर लेगा, यानी कि जैसे कि नाचना खेलना वगैरह जो भी सारी चीजें होती है वो जटिल मोटर योजना के अंतर्गत आती है। तो विकास का जो सही क्रम है मस्तिष्क का, वो बिल्कुल यहाँ पर क्रम वाइज ही रखा है। आपको यहाँ पर सिर्फ KLMNO को देखना था, KLMNO को देखना था, यानी कि तीसरा वाला विकल्प। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ऊपर नीचे आपको नहीं करना था, सेम आपको ये चीजें देख लेनी थी, वहां आंसर आपका हो जाता है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सही क्रम निर्धारित पहले से ही यहाँ पर दे रखा है ना। आपको किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी थी। तीसरा विकल्प ही आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न। पियाजे के अनुसार बच्चों में सोच के विकास की विशेषताएं कौन सी है। सोच के विकास की विशेषता बताना किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। बच्चे अपने अनुभव और परिवेश के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे जन्म से ही वयस्कों जैसी सोच रखते हैं। सोच का विकास क्रमिक चरणों में होता है और भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया का विकास सोच को प्रभावित करता है। विकल्प चुनना है, कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया, तो इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा भैया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया, पियाजे द्वारा। ये पता होना चाहिए। इनके द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई, ये 4। जो विकास होता है वो क्रम वाइज होता है, यानी कि अवस्था में होता है, यानी कि पहली अवस्था एक के बाद एक होता है। इनके द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई, 4 अवस्थाएं बताई गई। आपके पास आपको पता होना चाहिए 4 कौन कौन सी क्रम में आपको पता होनी चाहिए, और कौन सी अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की बताई गई है। ये दोनों तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। लिखूंगा नहीं, मौखिक रूप से बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। जैसे कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। ये क्रम जब समाप्त हो जाता है तो दूसरे क्रम में पहुंचता बच्चा, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है। 2 से 7 वर्ष तक की उम्र होती है। फिर ये अवस्था जब खत्म हो जाती है तीसरी अवस्था में पहुंचता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक की होती है। उसके बाद में औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है चौथी, जिसे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और 11 से आगे की अवस्था इनके द्वारा मानी गई है। तो 4 अवस्थाएं बताई गई है, एक के बाद एक क्रम में, यानी कि क्रमिक चरणों में होती है सोच का विकास, तो बिल्कुल होता है। तो एल तो आपका बिल्कुल सही हो गया, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। अब 3 विकल्प और पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प क्या कहता है यहाँ पर कि बच्चे अपने अनुभव और परिवेश के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वे दुनिया को देखकर
खुद सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने परिवेश के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, ये भी सही हो जाएगा। बच्चे जन्म से ही वयस्कों जैसा सोचते हैं, वयस्कों जैसा नहीं सोचते बच्चे, अलग सोचते हैं, वयस्कों से बड़ों से अलग सोचते हैं बच्चे, ये जिन पियाजे का मानना है। तो के वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एम देख लेते हैं, भाषा और सामाजिक अंतः क्रिया का विकास, जहां पर सामाजिक आ जाए वो किसके अंतर्गत चला जाएगा भैया, वाइगोत्स्की के अंतर्गत चला जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत चला जाएगा, है ना। तो आपका जो एम वाला विकल्प है ये हमेशा गलत होगा यदि सामाजिक अंतः क्रिया, सामाजिक जहां पर आ गया याद रखिएगा, ठीक। तो एम वाला विकल्प गलत हो जाएगा। सही कौन सा है, जे और एल, जे और एल कहां पर है, जे और एल डी वाले विकल्प में है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के लिए शर्ट के बटन स्वयं लगाने हैं तो किन संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है, बच्चों के लिए पूछा गया है ना। यदि वो शर्ट के बटन लगा रहा है तो उसको किसकी आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है। हाथ आंख समन्वय, सूक्ष्म मोटर दक्षता, स्थानिक जागरूकता या फिर सहन शक्ति, कूट में आपको आंसर देना है। तो यदि बच्चा बटन लगा रहा है तो हाथ आंख का समन्वय होना बहुत आवश्यकता है, बटन को देखना और हाथ का सही जगह उपयोग करना, यानी कि सही जगह ले जाना, बिल्कुल आपका जो जे है वो सही होगा। सूक्ष्म मोटर दक्षता मतलब उंगलियों की बारीक पकड़, ये भी आपको पता होनी चाहिए, तो के वाला विकल्प भी सही हो जाएगा। स्थानिक जागरूकता यानी कि बटन को छेद में ऊपर नीचे घुमाना, स्थान का ज्ञान भी उसे होना चाहिए, तो एल विकल्प भी आपका सही होगा। सहन शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है ना, सहन शक्ति जैसे ताकत वगैरह की, दोनों जैसी ताकत है ना, इसकी कोई खास जरूरत इसमें नहीं होती है। तो एम का जो एम वाला विकल्प है सहन शक्ति, ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा आपका, जे के एल। जे के एल कहां पर है, तीसरे वाले विकल्प में, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सहन शक्ति की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती बटन लगाने में, है ना बच्चों। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास में शामिल है, यहां पर देखिए संज्ञानात्मक विकास में क्या शामिल है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है भैया, जिन पियाजे द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, जिन पियाजे द्वारा दिया गया है, सभी को पता है। अब इसमें क्या शामिल है, विकेंद्रण, वस्तुपरक स्थायित्व, तर्कयुक्त चिंतन या फिर पारंगमनात्मक चिंतन, क्या शामिल है इसमें भैया, ये पूछा गया सीधा सीधा। तो यहां पर हम देखेंगे उसमें विकेंद्रण भी आ जाएगा आपका, वस्तुपरक यानी कि वस्तु स्थायित्व की बात यहां पर की जा रही है, तर्कयुक्त चिंतन की बात की जा रही है और पारंगमनात्मक चिंतन की बात की जा रही है। चारों ही संज्ञानात्मक विकास में शामिल होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये आपको बता देता हूं कि कौन सी अवस्था में कौन सा आएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला आ जाएगा आपका वस्तु स्थायित्व, यानी कि जो आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक की होती है, उसमें वस्तु स्थायित्व होता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो जो चीजें छिपने पर भी अस्तित्व में रहती है ये उसको समझने लगता है, ये उसको पता चल जाता है 0 से 2 वर्ष में, है ना। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व की भावना। दूसरे नंबर पर आता है आपका पारंगमनात्मक चिंतन। ये जो आपकी दूसरी अवस्था बताई गई जिन पियाजे की, कौन सी अवस्था बताई गई है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की बताई गई है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो बच्चा होता है बेतुके तर्क देता है, यानी कि जो तर्क देगा वो तर्कहीन होंगे। जैसे कि कभी कुत्ता भौंका और ट्रेन निकल गई तो वो तर्क देगा कि भाई कुत्ते भौंकने पर ट्रेन आती है। ये होता है पारंगमनात्मक चिंतन, है ना, तर्कहीन तर्क देना। तो ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष की उम्र में। उसके बाद आएगा आपका विकेंद्रण, तीसरी जो इनकी अवस्था है, कौन सी अवस्था है तीसरी इनकी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक की इनके द्वारा बताई गई है। इसमें जो बच्चा है वो एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने लग जाता है ना विकेंद्रण में। और चौथे नंबर पर आएगी आपकी चौथी अवस्था होती है इनकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसमें सही लॉजिक लगाना, किशोर अवस्था की बात की जा रही है, उसमें सारी चीजें इसमें आ जाती तर्कयुक्त चिंतन में। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी, संज्ञानात्मक विकास में शामिल होगी। तो इसका मतलब क्या है, जे के एल एम सही, सारे सही है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये सारे जिन पियाजे से संबंधित होंगे चारों विकल्प, तो आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े नीचे दिए गए नियमों और नीतियों को कालानुक्रम सबसे पहले से सबसे बाद तक में लगाए, यानी कि सबसे पहले कौन सा अधिनियम आया, है ना, और किसके अंतर्गत पूछा गया भैया, जो भारत में दिव्यांगत कानून का इतिहास यहाँ पर पूछा गया सीधा सीधा, है ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वही होते हैं जो जिसमें दिव्यांगता होती है, ठीक। तो उसमें पहला कौन सा अधिनियम आया, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे, पांचवे पे, 5 पूछे गए हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, शायद बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया होगा, तुक्का यदि किसी का लग गया होगा तो लग गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न कुछ ऐसा प्रश्न था जो कहीं ना कहीं बच्चों को, बहुत कम बच्चे थे जिसको इसका आंसर आता होगा। आंसर क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए सबसे पहले कौन सा अधिनियम आया था, तो सबसे पहले अधिनियम आया था भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। कौन सा आया था, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। कब आया था भैया, ये सबसे पुराना है, ये 1992 में, 1992 में आया था। उसके बाद आया था आपका निःशक्त व्यक्ति अधिनियम।
कौन सा आया था? निःशक्त व्यक्ति अधिनियम में सबसे बड़ा सबसे बड़ा कानून माना जाता है उस वक्त का। और कब आया था ये? 1995 में। कब आया था भैया? 1995, 1992, फिर 1995, फिर आया था आपका, उसके बाद आया था आपका राष्ट्रीय न्याय संहिता अधिनियम, जिसे ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्याय अधिनियम आया था। और ये आया था आपका 1999 में। ये कब आया था? 1999 में आया था ये अधिनियम। उसके बाद आया था आपका राष्ट्रीय विकलांग जन नीति, और ये आया था 2006 में। कब आया था? 2006 में। उसके बाद लास्ट में आया था आपके जो मोदी जी है उनके राज्य में आया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में। कब आया था ये? 2016 में, जो सबसे नया और सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है इसको। तो ये आपका पहला नंबर पर क्या हो गया? 1992 है ना, पहले नंबर पर आपका एम हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा 95, यानी कि आपका ओ हो गया। उसके बाद में आ जाएगा 95 के बाद 99, फिर एल हो गया। उसके बाद में 99 के बाद हो जाएगा 2006 एन हो गया, और उसके बाद में के हो गया। ये आपका सही क्रम था, एम ओ एल एन के। तो एम ओ एल एन के, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वाला हो जाएगा। अब यहां पर जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको वो लगा सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें एक का भी आपको यदि अधिनियम पता है कि ये कब आया था, उसके हिसाब से आप यहां पर लगा सकते हैं कि कौन सा। जैसे कि आपको 2016 का भी पता होगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में सबसे बाद में आया था, सबसे लास्ट में 2016 में। यदि ये भी पता होगा तो कहीं ना कहीं आप यहां पर आंसर सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सबसे लास्ट में था के, तो सबसे लास्ट में के कहां? यहां पर है क्या? नहीं है। यहां पर है क्या? नहीं है। यहां पर नहीं, यहां पर है ना। यदि आपको पता है तो बता रहा हूं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है ना, आप तुक्का लगा सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों ने तुक्के लगाया होगा और सी लगाया होगा, तो बिल्कुल सही लगाया होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। आपको कॉलम दे रखा, अवस्था दे रखी है और आयु स्तर दे रखा है। कौन सी अवस्था? जैसे कि मैंने आपको बताया था किसके द्वारा दी गई? भाई संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और औपचारिक। और एक क्रम में दी गई, पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है और चौथी अवस्था है। और इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था, ये 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है, ये आपकी 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है, और ये आपकी 7 से 11 वर्ष तक की है, और 11 से जो आगे की जो अवस्था है वो आपकी ये वाली चौथी अवस्था है। ये आपको मैं बता चुका हूं, है ना, नॉर्मली बातें हैं, आपको ये सारी बातें पता होगी। अब देख लेते हैं, भैया इस कॉलम में आयु स्तर कौन सा क्या है। और मुझे लगता है कि इसका भी मैं विकल्प रखना भूल गया हूं, तो इसका विकल्प भी मैं रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां पर मैंने विकल्प रख दिए है ना। अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ये जो आपका पेपर आया था उसी के हिसाब से रखा है ना। तो संवेदीगामक अवस्था जो होती है, जो जीन पियाजे द्वारा बताई गई, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बताई गई है। इसमें क्या होता है भैया, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करता है बच्चा? सिर्फ छूकर, यानी कि देख कर सीखता है। अब इसमें कहां लिखा है? किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था है क्या? नवजात शिशुअवस्था है क्या? प्रारंभिक शिशुअवस्था और पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक अवस्था एवं पूर्व किशोरावस्था क्या होगा? तो इसमें जो संवेदीगामक अवस्था है उसमें कौन सा विकल्प सही है, ये पूछा गया है। तो देखिए, इसमें जो बच्चा होगा वो नवजात यानी कि शेष अवस्था में होगा। इसमें बच्चा सिर्फ छूकर और देखकर सीखता है, तो ये पहले का दूसरा हो गया। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की बताई है, इसमें क्या होगा भैया? इसमें जो बच्चा होता है वो बोलना सीखता है, खेलना सीखता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा इन चारों विकल्पों में से? जल्दी से बताइए फटाफट, इसमें कौन सा आ जाएगा? तो देखिए, जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है वो प्रारंभिक शेषावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था में चला जाएगा। तो दूसरे का कौन सा आ जाएगा? तीसरा। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है? बच्चा जो होता है वो लॉजिक और गणित सीखता है इसमें, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, है ना। और ये किसमें चला जाएगा भैया? तो ये चला जाएगा आपका, ये जो आपका चला जाएगा प्रारंभिक अवस्था और पूर्व किशोर अवस्था, है ना, तीसरे का चौथा हो जाएगा। और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये किशोर अवस्था देख लीजिए, किशोर अवस्था किसमें आएगी? हमेशा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में आएगी। और ये किशोर अवस्था एवं वयस्क अवस्था होगी। इसमें बड़ी बड़ी बातें और साइंस समझने लगता है बच्चा। तो ये थोड़ी सा आपको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है जीन पियाजे के बारे में सारी चीजें, एक एक चीजें आपको पता होगी। तो ये आपको मिलान करना था, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक भी चीजें आपको यदि पता होगी तो भी आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो पहले का क्या था? दूसरा, और बी का था आपका तीसरा। दूसरा और तीसरा बी वाले विकल्प में है ना, आप देखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, है ना। आप ऐसे देखेंगे तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। और मुझे लगता है कि इसका आंसर किसी को पता नहीं होगा, सरल सा था प्रश्न। आगे देखेंगे, बच्चों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही? वैकल्पिक अवधारणा के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही होगा।
वे अवधारणाएं निराधार होती है और इन्हें अनदेखा करना चाहिए। वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों से सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। ये केवल उन बच्चों में बनती है जिनकी बुद्धि कम होती है, या फिर ये केवल उनमें होती है जिनकी आईक्यू 110 होती है। जहां पर प्रश्न पॉजिटिव हो, हमेशा मैंने बताया केवल आ जाए, केवल 2 वाले विकल्प में आया, देखिए यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, 2 विकल्प तो हटा ही दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकते कभी। अब उत्तर आपको ए और बी में देखना कि कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए एक वैकल्पिक अवधारणा के बारे में बात की गई, और वैकल्पिक अवधारणा क्या होती है, बच्चे स्कूल आने से पहले दुनिया के बारे में जो अपने अनुभव से कुछ धारणा बना लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वैकल्पिक अवधारणा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सूरज को, जो छोटा बच्चा है वो सूरज को देखता है, और जब वो चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि सूरज मेरे साथ साथ यहां पर चल रहा है, यानी कि ये जिंदा है, इसमें जीव है, या फिर ये मुझे देख रहा है और मेरे साथ ये चल रहा है, यह उदाहरण बना लेता है। तो इसमें क्या होगा सही आंसर, कि वैकल्पिक अवधारणाओं बच्चों में सीखने की क्षमता को मध्यस्थता करने में सार्थक है। ये नहीं है कि बच्चा यहाँ पर उसमें बुद्धि की कमी है, नहीं है ना, वो यहाँ पर अपना तर्क दे रहा है, उसको जो पता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो टीचर है उसे इन चीजों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए, मध्यस्थता करके उसे सही ज्ञान देना चाहिए। यहाँ सीखने की एक सीढ़ी होती है बच्चे की, है ना। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी जिसका पैर कटा हुआ है, टूटा हुआ है, कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 2001 ICF के अनुसार कौन सी परिस्थिति इस स्थिति का सबसे बड़ा वर्णन करती है। केवल क्षति और दिव्यांगता है, केवल क्षति और अक्षमता है, क्षति दिव्यांगता और अक्षमता है, या फिर केवल अक्षमता है। तो यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी, उसका पैर कट गया, यानी कि उसको क्षति हो गई, बिल्कुल क्षति हो गई, पैर कटना यानी कि उसको क्षति हो गई। क्षति होने के साथ साथ तो दिव्यांगता हो गया और उसमें एक अक्षमता आ गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षति, दिव्यांगता और अक्षमता। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहां पर देखिए कथन दे रखा है और कारण दे रखा। कारण यहां पर आर से आपको प्रदर्शित करना है। तो कथन क्या कहता है, यहाँ पर लोकतांत्रिक परिवारों में सामाजिकृत बच्चे आमतौर पर अधिक आत्मसम्मान और बेहतर सहपाठी संबंध दिखाते हैं। लोकतांत्रिक, हमारा देश कैसा लोकतांत्रिक है, यहाँ पर सबकी सुनी जाती है। वैसे ही यहाँ पर परिवार सामाजिकृत और एक बच्चे की बात की जा रही है कि यहाँ पर बच्चे की सुनी जा रही है। कह सकते हैं कि बच्चे अपनी राय रख सकते हैं स्वतंत्र रूप से, उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। तो लोकतांत्रिक परिवार में सामाजिक बच्चे आमतौर पर अधिक आत्मसम्मान और बेहतर सहपाठी संबंध दिखाते हैं, क्योंकि वो अपनी राय रखते हैं, वहां के जो घर के सदस्य वो सुनते हैं, कहीं ना कहीं उनकी राय पर भी चर्चा होती है। तो आपका जो अभिकथन हो जाएगा या फिर कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका कारण क्या है, लोकतांत्रिक पालन पोषण, खुली बातचीत, साझा निर्णय और भावात्मक गर्माहट को बढ़ावा देता है, जो स्वस्थ व्यक्ति गुणों में विकास में मदद करता है। तो बिल्कुल करता है। तो आर भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत सिर तथा सारे शरीर का अनुपात कितना होता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर यह प्रश्न पूछा गया है। हमारे 4 व्हाट्सएप ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी विद डीके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट फुल हो चुका है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप जुड़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जुड़ सकते हैं। काफी पीडीएफ वहां पर अपलोड की जाती है, आपका मार्गदर्शन किया जाता है समय समय पर। सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप में और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दी जाती है। तो उनसे अभी आप नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये प्रश्न वहां पर पूछा गया था मेरे द्वारा और काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। यहाँ पर देखिए सिर और सारे शरीर दोनों का अनुपात पूछा गया है और नवजात शिशु के बारे में पूछा गया है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, मैंने शीर्षाभिमुख सिद्धांत के बारे में बताया था, सेफलोपोडल के बारे में बताया था। जो भ्रूण अवस्था होती है बच्चा, उसमें सबसे पहले किसका विकास होता है भैया, सिर का विकास होता है। सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है बच्चे का। तो इसमें कितने परसेंटेज यानी कि अनुपात में पूछा गया है कि भाई सिर का कितना अनुपात होता है और सारे शरीर का अनुपात कितना होता है नवजात शिशु में। तो पहले मैं वयस्क की बात करूं तो वयस्क में होता है 1:8। जब वयस्क शरीर हो जाता है, यानी कि जब आदमी बड़ा हो जाता है, तो उसका जो अनुपात होता है सिर और सारे शरीर का, वो अनुपात 1:8 हो जाता है। लेकिन नवजात शिशु की बात करें तो जब आप नवजात शिशु को देखोगे तो उसका जो मस्तिष्क होता है वो बड़ा होता है अपने शरीर की तुलना में। देखना आप, और देखा भी होगा कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो बड़ा होता है शरीर की तुलना में, और उसका अनुपात चला जाता है 1:4 में। यानी कि उसका अनुपात कितना चला जाएगा, 1:4 में चला जाएगा। या कह सकते हैं कि जन्म के समय बच्चे का सिर उसके पूरे शरीर की लंबाई का लगभग 1/4, 1:4 यानी कि 25% होता है। कितना होता है, पूरे शरीर से 25% होता है। अनुपात में बात की जाए तो 1:4 होता है। बहुत सारे बच्चों ने 1:3 लगाया, जो कि गलत है। क्या होगा, 1:4 होगा। और जब बच्चे
बड़े हो जाते हैं तो वो अनुपात कितना चला जाता है, 1:8 चला जाता है, यानी कि मात्र 12.5% हो जाता है। वयस्क होने तक यह अनुपात बदलकर 1/8 1:8 यानी कि 12.5% हो जाता है। और यही कारण है कि नवजात शिशु का सिर उसके शरीर के मुकाबले बहुत बड़ा दिखाई देता है या फिर बड़ा दिखता है। ठीक, आ गया समझ में? ठीक, आगे बढ़े। इसका आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा पर कार्य करता है? वो कौन सा चरण है? सभी को पता होना चाहिए भैया। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कितने चरण बताए? चरण तो इनके द्वारा 6 बताए हैं और इन 6 चरणों को 3 स्तर में समावेशित किया है, यानी कि एक स्तर में 2-2 चरण इनके द्वारा बताए गए। यदि आपसे चरण पूछे कितने चरण बताए? 6, और स्तर पूछे तो 3 स्तर बताए। अब यहाँ पर कौन सा सही होगा भैया? दूसरों की अपेक्षा कार्य करता है अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय। पूर्व सक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण और पश्चिम परंपरागत चरण। अब यहाँ पर पहला विकल्प है पूर्व सक्रियात्मक चरण, ये आपका बाल विकास के जो आपके जिन पियाजे जी है उसमें चला जाएगा, तो पहला वाला विकल्प तो आपका गलत हो गया। 3 चरण इनके द्वारा माने गए हैं, वैसे 6 हैं लेकिन यहाँ पर 3 चरण बताए गए हैं, तो इसके ही हम बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा कार्य करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूर्व परंपरागत चरण के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा भैया? इसमें होगा कि स्वयं के हित और परिणाम पर आधारित होता है, यानी कि मुझे टॉफी मिलेगी तो मैं काम करूंगा। ये दंड और लालच या डर के मारे ये काम कर रहा है, तो आपका जो पूर्व परंपरागत चरण है ये हो नहीं सकता। परंपरागत चरण हम यहाँ पर देखें कि मैं अच्छा काम करूंगा ताकि लोग मुझे अच्छा लड़का कहे, है ना। ये समाज की अपेक्षा के अनुसार यानी कि दूसरों की अपेक्षा अनुसार काम कर रहा है। यदि मैं ये काम करूंगा तो लोग मुझे अच्छा लड़का कहेंगे, अच्छा लड़की कहेंगे। ये समाज के अनुसार यानी दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य कर रहा है, और यही प्रश्न में पूछा गया है और यही आपका आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम परंपरागत चरण क्या होता है? मैं वही करूंगा जो सही है, चाहे कोई कुछ भी कहे, यानी कि खुद के सिद्धांत पर कार्य करना, इसे कहते हैं पश्चिम परंपरागत चरण। लेकिन यहाँ पर दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करेगा यदि व्यक्ति, तो ये परंपरागत चरण के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कथन और कारण दे रखा है। कथन क्या कहता है कि बच्चे हाथों हाथ अनुभव और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। क्या यह सही है क्या? अब यहां पर हम चलेंगे कारण पर। कारण क्या कह रहा है यहां पर? जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उन्हें संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। अब यहां पर बताना है थोड़ा सा विकल्प, ये आपका है ना, और बी है यहां पर, है ना, ये बी, ये सी और ये डी। अब बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए अभी कथन हम पढ़ लेते हैं कि बच्चे हाथों हाथ अनुभव और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। तो बिल्कुल अनुभव और सक्रिय भागीदारी यदि होगी तो इसके माध्यम से बच्चा बिल्कुल सबसे अच्छा सीखेगा। तो अभिकथन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कारण क्या है इसका? जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास की तीव्रता आती है। बिल्कुल आप यदि सक्रिय रूप से शामिल होंगे तो बिल्कुल आप संज्ञानात्मक विकास की जो तीव्रता है और उसमें बहुत सारे संज्ञानात्मक विकास होते हैं जो कि हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। तो कारण भी आपका क्या होगा? यहाँ पर सही होगा, यानी ए आर दोनों सत्य और आर ए जो है सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का क्रम पूछा गया है। देखिए ये पूछ लिया गया भैया क्रम, जैसा कि मैं आपको क्रम बता चुका हूं कि पहले नंबर पर क्या आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे क्या आएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था बताई संवेदी पेशी अवस्था, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की। दूसरी अवस्था इनके द्वारा बताई गई है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, है ना, 2 से 7 वर्ष तक की, है ना। और तीसरी बताई मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की। और चौथी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से आगे तक की जो अवस्था होती है अमूर्त या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है। तो 4 प्रकार की अवस्था है और इसके अनुसार आपको देख लेना है। संवेदी पेशी अवस्था सी, यानी कि पहले का क्या होगा? सी होगा। पहले कहां सी? ये रहा, देखिए एक ही में समझ में आ गया। यहाँ पर सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, कहां पर है? डी वाले विकल्प में है। तो इस हिसाब से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। जीवन कोई मिथ्या परिपक्वता अवस्था कौन सी? जीवन की मिथ्या परिपक्वता अवस्था, और बहुत सरल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शेष अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, वयस्क अवस्था, क्या होगा सही आंसर? 6 से 12 वर्ष की आयु को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किसके द्वारा कहा गया मिथ्या परिपक्वता का काल? रास के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा भैया? ये पूछा जाता है ये प्रश्न। और कितने से कितने वर्ष तक की अवस्था बताई? 6 से 12 वर्ष तक की। अब बताइए आंसर, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था कौन सी होती है? आसपास जाइए उसके, वो होती बाल्यावस्था। यदि यहां पर उत्तर बाल्यावस्था होता तो और अच्छा आंसर होता है इसका,
है ना, उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था होती है, यदि उत्तर बाल्यावस्था नहीं दी तो बाल्यावस्था आप टिक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। जीवन की मिथ्या परिपक्वता अवस्था कौन सी होगी, बाल्यावस्था होगी, है ना। इसमें क्या होता है, जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है, यानी कि स्कूल जाने वाली ये उम्र होती है, तो वहां बड़े जैसे कपड़े पहनता है और बातें करता है, उसे लगता है कि वह बड़ा हो गया है, लेकिन असल में वहां भी बच्चा है। यहाँ परिपक्वता का एक क्या है, झूठा यानी कि मिथ्या दिखावा है, और इसे रास ने कहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की आयु में आयु को मिथ्या परिपक्वता का काल किसके द्वारा कहा गया, रास के द्वारा। रास का कहना है, ये किसका कहना है, रास का कहना है, ये ध्यान रखिएगा, और तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। इन 30 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। प्रश्न को एक एक डिटेल मैंने आपको बताई है। संज्ञान से तात्पर्य यहाँ पर आपको बताना है, संज्ञान से कॉग्निटिव से तात्पर्य क्या हुआ, केवल रटने की शक्ति, मानसिक क्रिया जैसे सोचना समझना और याद रखना, केवल शारीरिक विकास, बाहरी व्यवहार परिवर्तन। तो दो विकल्प यहाँ पर कट हो गए, केवल शारीरिक, केवल रटन शक्ति, दो वाले विकल्प गलत हो गए। बी और डी में देखना है। संज्ञान से तात्पर्य बाहरी वातावरण में परिवर्तन है क्या, नहीं है। क्या है, मानसिक क्रिया जैसे सोचना समझना और याद रखना, ये इससे संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सोचना समझना, याद रखना, फैसला लेना और समस्या सुलझाना सब शामिल होते हैं ना, किसमें, आपके संज्ञान में, है ना। संज्ञान से तात्पर्य यही होता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए, कमेंट्स के माध्यम से सभी बच्चों को बताना है। प्रश्न अच्छे थे, अच्छे स्तर के प्रश्न थे, लेकिन ये जो पेपर था ये कठिन नहीं था, फिर मैं बता रहा हूं, मॉडरेट आप कह सकते हैं। तो इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।